गोपाल कृष्ण जी रिएक्शन देना। गोपाल कृष्ण जी संक्षिप्त में अपना रिएक्शन रखिएगा, क्योंकि 3 हमारे विशेष मेहमान भी जुड़े हुए शो में, उनको ही बोलने का मौका दिया जाएगा। गोपाल जी। लक्ष्मण जी, मैं 10-15 सेकंड में बता देता हूँ। देखिए, 1961 जी में हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया और उसमें कितने बदलाव हुए हैं, आज कहाँ पहुंचा है। आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की किताब लेके घूमते हैं अपोजिशन वाले। 124 से ऊपर संविधान में संशोधन कर चुके हैं ये। इनने कितने सारे संशोधन किए, हमने तो बहुत कम किए हैं। तो अल्टीमेटली जब भी कोई लॉ बनता है, इवॉल्व होता है। और जीएसटी अपने आप में 2016 में लेके आए थे। वर्ल्ड का इतिहास में आप देखिए, इतनी फास्ट, इतना एफिशिएंट, इतना इफेक्टिव टैक्स, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा मोदी सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इतने बड़े देश में इतना फास्ट, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना जन सुविधा के अनुसार सिंपल किया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बिना सोचे जब बात करते कहते हैं एक रेट ले आओ। अब एक रेट का जीएसटी लाने में क्या दिक्कत है? अरे आप असेंशियल आइटम को 0 और 5% में देना चाहते हो, 80 आइटम्स को जो लग्जरी आइटम है उसको 18 करना चाहिए। एक रेट कैसे हो जाएगा? इतनी डाइवर्स देश में, अर्थव्यवस्था में लोगों की पोजीशन है, उनकी आर्थिक स्थिति है। ये एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि एक हाँ, रेट तो ये कैसे हो बता जाएगा। दे, गोपाल कृष्ण जी एक रेट एक अगर मिनट ये आप। कहते हाँ, नहीं, जीएसटी काउंसिल में बोल दे कि भाई आप तो सबको 18% पे लगा दो या सबको 5 कर दो, तो फिर रास्ता भी बताना पड़ेगा। ये एक तो मिनट। नहीं है कि अनाउंस ठीक करते ठीक है, रहे। अंशुल जी मैं आपके पास रिएक्शन आऊंगा। गोपाल जी एक मिनट, जरा मैं दूसरे 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 वक्ता के पास चलता हूं। मैं आऊंगा अंशुल जी आपके पास। हमारे साथ वेद जैन जी जुड़े हुए हैं। वेद जैन जी जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। वेद जैन जी, ये अभी जो मुद्दा उठा कि एक रेट करना पॉसिबल होगा नहीं, सिंप्लीफाई करना, टैक्स रेट को रेशनलाइज करना एक अलग रास्ता है, लेकिन एक रेट करना संभव नहीं है। तो आपको लगता है कि इस तरह के जो विवाद उठते हैं, छोटे मोटे विवाद, किस पे 5%, किस पे 12%, किस पे 18%, इन तरह के विवादों का छुटकारा पाने का एक रास्ता ये है कि आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए रेट स्ट्रक्चर को? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो बात माननी पड़ेगी कि एक रेट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कुछ एसेंशियल आइटम है जैसे खाने की चीजें हैं और जो जरूरत की चीजें हैं, आटा है, घी है, चावल है, चीनी है, जो एक आम आदमी नागरिक यूज करता है, उसके ऊपर अगर आप ये 18% का जीएसटी लगाना संभव नहीं है। और आप ये भी मानेंगे कि देखिए, टैक्स की कलेक्शन करना भी जरूरी है। तो आज की डेट में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर अपना बजट चलाना है, अपना प्रशासन चलाना है, तो एक कलेक्शन होनी भी जरूरी है। तो ये तो जरूरी है कि टैक्स रेट तो मल्टीपल होंगे, एक रेट नहीं हो सकता, क्योंकि जो साधारण नागरिक है, गरीब नागरिक है, उसकी जो खाने की चीजें हैं उसके ऊपर आप रेट नहीं लगा सकते। लेकिन इसीलिए इस तरह आपने की देखा जटिलताओं खाद्य से कैसे पदार्थों में। बचा जाए? हाँ, वे जैन उससे बचने साहब, के लिए। इस तरह की हाँ, जटिलताओं से कैसे बचा जाए? उसकी जटिलताओं के लिए देखिए, उसी समय जब जीएसटी आया था, उसका एक रोड मैप बनाया गया था। उस समय कहा गया था कि अभी हमने 5, 12 और 18, मेनली 3 और एक लग्जरी आइटम पे 28% का लगाने का, जिसे हम सिन गुड्स कहते थे, लगाया था। लेकिन ये वादा जरूर किया था सरकार ने कि हम इस रेट को कम घटा देंगे, इस स्ट्रक्चर को नैरो डाउन करेंगे। तो ये कोशिश हो रही थी कि 12 और 18 वाले को मर्ज किया जाए किसी तरह से, और इसे 14 या 15 में लेके आया जाए, ताकि ये जो विवाद है कि मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसे कम किया जा सके। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे कम किया जा सकता है। 0 और 5% तो बहुत संभव रहेंगे, क्योंकि देखिए, खाद्य पदार्थों पे जो आम नागरिक, गरीब नागरिक की चीजें, उस पर आप जीएसटी लगा नहीं सकते। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाद्य पदार्थ हैं, जरूरी है, लेकिन कलेक्शन के लिए जरूरी है, तो 5% लगाना पड़ेगा। लेकिन 12 और 18 वाले स्लैब को मर्ज किया जा सकता है। ये सरकार का वादा भी था जिस समय जीएसटी आया था कि हम इस रेट को रिवाइज करेंगे और इस रेट के बारे में रिवीजन होगा, और शायद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इसको कंसिडर भी कर रहा है। वहां कोई शायद कंसेंसस नहीं बन पा रहा, तो शायद इसीलिए बिल्कुल, ये ये रेट आपने का। बहुत अच्छा रास्ता बताया कि एक रास्ता है कि रेट को थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए, तो इस तरह की उलझन से बचा जा सकता है। मैं शरद कोहली साहब के पास चलूंगा, जो कि केसीसी ग्रुप के फाउंडर हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमेंट में AK भट्टाचार्य साहब आपसे लेना चाहता हूँ कि ये जो सारा उलझन होता है, जो कई बार लोग कहते हैं कि नेशनल ट्रेजेडी है, कुछ कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इसको फंसा रहा है, आपको नहीं लगता भट्टाचार्य साहब की जीएसटी काउंसिल
छोटी मोटी चीज़ों में उलझ कर रह गया। बड़ी चीज़ें जो करनी चाहिए थी उस पर ज़्यादा जोर करना चाहिए था, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, बजाय उसके कि पॉपकॉर्न पे, सेकेंड हैंड गाड़ियों पे, ये सब क्लैरिफिकेशन ऐसे तो छोड़ दिए। जीएसटी फिटमेंट कमेटी अधिकारियों का स्तर पे क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल जहां सारे राज्य के वित्त मंत्री बैठते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री बैठती हैं, वहाँ तो बड़ी बड़ी चीज़ें आनी चाहिए। आप बड़े वादे भी किए थे, रोड मैप बनाया था, जैसे अभी कह भी रहे थे जैन साहब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लाना है, एटीएफ को लाना है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी घटाना है। इस तरह से बड़े फैसले पे फोकस करना चाहिए, जो शायद नहीं हो पा रहा है। आपने सही कहा लक्ष्मण जी। जो बुनियादी दिक्कतें हैं, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, ये बुनियादी दिक्कतें हैं और उसके लिए बुनियादी संस्कार भी चाहिए था। पर प्रश्न ये उठता है कि 7 साल हो गए हैं इसके जीएसटी के। 7 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि जो रेट रैशनलाइजेशन की जो बात, ये नहीं कि जीएसटी काउंसिल ने इनमें बात नहीं की। एक रेट कमिटी भी इसके ऊपर काफी बातचीत कर रही है, अपने में निर्णय कर रही है, पर समय काफी चला गया है। 7 साल के बाद भी अगर हम रेट रैशनलाइजेशन करके अगर 3 रेट में न लाए, अगर इस वक्त आपके पास सिर्फ 6 रेट हैं, 0 है, एक 3% है, एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, एक 24% है, उसके ऊपर सेस है। तो ये सारे बना के, ये तो जो जो ब्यूरोक्रेसी जो है उसके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद चीज है इसके लिए। तो जीएसटी अगर गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना है उसको, तो बुनियादी जो सुधार है वो करनी है, वो है रेट रैशनलाइजेशन। जैसे वेद जी ने जैसे कहा कि 5 लाइए, 12 और 18 को एक करके 16 में लाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू आती है वो 12 और 18 से आती है। तो 12 और 18 को अगर आप 16 कर देंगे, वो कर दीजिए, और 24 कर दीजिए। और सेस का जो है उसका निर्णय तो लेना है, अगले साल लेना पड़ेगा आपको। तो वो किस तरह से उसका विलय होगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। नाउ सवाल ये उठ रहा है कि हम जो देख रहे हैं कि जो जीएसटी काउंसिल में जो रेट फिटमेंट कमिटीज जो हैं, ये काफी समय ले रही हैं। रैशनलाइजेशन कमिटीज जो हैं वो काफी समय ले रही हैं, और ये समय मैं समझता हूं कि ये जीएसटी की जो जो वृद्धि दर को बरकरार रखने के लिए अच्छा नहीं है ये। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें, जो जीएसटी का जो कलेक्शन एज परसेंट ऑफ जीडीपी जो है, वो प्री कोविड के जमाने से ज्यादा नहीं बढ़ा है, वहीं पर अटका हुआ है। हालांकि जब जीएसटी को लाया गया था, ये एक प्रॉमिस भी दिया गया था एक गेम प्लान में कि जीएसटी की कलेक्शन रेट बढ़ेगी और कलेक्शन बढ़ेगी, पर वो उतना नहीं बढ़ा है। हालांकि 12%, 13%, 6%, 9% बढ़ रहा है हर साल, पर अगर जीडीपी के तहत से देखें आप, एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी, वो वही जगह अटकी हुई है जहां वो प्री कोविड में अटकी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि बुनियादी दिक्कतें हैं, बुनियादी सुधार चाहिए, और उसके लिए सिर्फ सेंटर को दोष देना ठीक नहीं है। ये एक जीएसटी काउंसिल है, ये एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां पे कि स्टेट्स के भी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं, वो भी अगर अपने उदारपंथी चित्त से अगर इसको नहीं सोचे, मैं समझता हूं जीएसटी तो गुड एंड सिंपल टैक्स कभी नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेट्स को भी इसमें पूरी तरह से कोऑपरेट करके प्लेटफॉर्म बना के, क्योंकि जीएसटी अगर आप देखते हैं डेस्टिनेशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट्स जो हैं उनको ही ज्यादा डेस्टिनेशन का पैसा ज्यादा ज्यादा मिल रहा है, सेंट्रल को भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो एक बुनियादी दिक्कतें, बुनियादी सुधार और स्टेट के साथ बुनियादी स्टेट की जो सुधार करनी चाहिए, और सिर्फ ये बहुत जरूरी चीज है। हाँ, बुनियादी सुधार करने चाहिए, और सिर्फ केंद्र को ब्लेम करने की बजाय स्टेट की जो जिम्मेदारी है, राज्यों की जो जिम्मेदारी है, उन्हें भी अपनी निभानी चाहिए। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसका सही आईना जीएसटी काउंसिल में परिलक्षित होना चाहिए। इस सवाल का जवाब लेकर मैं डॉक्टर अंशुल साहब आपके पास आऊँगा इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन इससे पहले एक ओपनिंग कमेंट मैं ले लेता हूँ शरद कोहली साहब से। शरद कोहली साहब, आपने देखा क्या बखूबी यहाँ पे भट्टाचार्य साहब ने बताया कि अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर है। अब अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होना और फिर एक प्रोडक्ट के भीतर भी अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर कर देना, मुझे लगता है ये और जटिलता बढ़ा देता है। देखिए, टैक्स के संबंध में एक इंग्लिश में कहावत होती है, एवरी टाइम यू ट्राई एंड सिंप्लीफाई यू एंड अप कॉम्प्लिकेटिंग। तो वो ये ठीक है कि अगर आप पॉपकॉर्न 3 तरीके के होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल पे होंगे, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। पर हम इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर लक्ष्मण देखें, जो 2017 में आया, आज 7 साल का है,
7.5 साल का है, अगर मैं और प्रिसाइज चला जाऊं। जबकि आयकर अधिनियम जो कि इसके नजदीक आता है वो सीनियर सिटीजन हो चुका है, वो 1961 में आया था, आज उसको 63 साल हो चुके हैं। अब जाके अब भी उसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, अब भी उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और अब जाके कहीं उसकी कंप्लायंस पे शिकायतें कम आती हैं, बीच बीच में सुनने में आती हैं पर उतनी नहीं आती। तो मुझे लगता है कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएं कि ये एक फेल्ड टैक्स है तो थोड़ा सा जल्दी होगा। हालांकि मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि जब आप ट्रेडर से बात करेंगे और आप जाके जमीनी तौर पे जो लोग रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो लोग असल में इसको चार्ज करते हैं, जमा कराते हैं सरकार के पास, जब आप वहां जा, खासकर जो छोटे हैं एमएसएमई जिनको हम कहते हैं, उनके पास जाएंगे तो वो ये ओवरऑल आपको कहेंगे शुरू में हमें दिक्कतें आई, पर जो जो दिक्कत आई वो आहिस्ता 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 सॉल्व होती गई। अब भी दिक्कतें बाकी हैं, और मैं कुछ दिक्कतों का बात करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत पोर्टल में आती है, बार बार वो चलता नहीं, उसमें लोग अटक जाते हैं, कंप्लायंस कुछ लोगों को बोझ लगता है, मल्टीपल टैक्स रेट जिसका हमने अभी बात करी उसमें दिक्कत आता है, ई वे बिल जनरेट करना हो उसमें दिक्कत आता है। तो देखिए दिक्कत, जहां तक दिक्कत की बात है, व्यापारी को हमेशा कोई ना कोई दिक्कत दिखाई देगी। जब उसको आसानी से काम नहीं होगा, उसको प्रोफेशनल्स की मदद लेनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो इस बात पे शिकायत करेगा। पर सच ये है कि इस टैक्स ने फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को बहुत हद तक सपोर्ट किया है, क्योंकि जो लोग पैसे पहले बिना बिल के काम करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य आप जाते थे, कई दफे ऐसे लगता था कि एक देश से दूसरे देश में चले गए हैं, वहां पर वैट और है, यहाँ पर वैट और है। तो एक यूनिफॉर्म टैक्स प्रणाली बनने में इसने मदद किया। और हमें लक्ष्मण ये नहीं भूलना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो बाय नेचर थोड़ा रिग्रेसिव होता है। रिग्रेसिव का मतलब अमीर आदमी भी जाके टूथपेस्ट उसी रेट पे खरीदेगा, गरीब आदमी भी उसी रेट पे खरीदेगा। इसको थोड़ा सा हम रिग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। और इस टैक्स में खास बात क्या है कि 145 करोड़ की अगर हमारे यहाँ की आबादी है तो सभी लोग इस टैक्स को देते हैं। एक पैदा होता बच्चा भी बेबी फूड या डायपर या उसके लिए आप कुछ भी खरीद के लाएंगे तो वो भी जीएसटी का अब इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स के थ्रू भुगतान करेगा। तो ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है। तो जब इतने विस्तृत तौर पे जब पूरे देश पे टैक्स लगता है तो मुझे लगता है उसको इवॉल्व होने में 7-7.5 साल पे हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। हमें कम से कम 10 से 15 साल का फ्रेम रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है लक्ष्मण, इसका सारा जो जीएसटी पोर्टल है टेक्नोलॉजी पे चलता है और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। जिस प्रकार ये टैक्स इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है। तो मुझे लगता है हमें एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात लक्ष्मण जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि शायद अगर इस टैक्स में पॉलिटिकल तड़का ना होता, जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, मान लीजिए एक बार हाइपोथेटिकली मैं मान के चलता हूं, हालांकि ऐसा है नहीं ना होगा, मान लीजिए पॉलिटिकल तड़का नहीं होता। पॉलिटिकल तड़के से मेरा मतलब है कि जो सभी राज्यों के सभी राजनीतिक पार्टियों के एक तरह से मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं, पॉलिटिकल प्रतिनिधि बैठते हैं, ऐसे मैं मान के चलता हूं। तो वहां पर जब पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाता है तो वहां जो विरोध होता है, वो विरोध मैं समझता हूं इस टैक्स की इवोल्यूशन में एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है। जितनी जल्दी ये उभर के आना चाहिए था, आज अगर ये पॉलिटिकल तड़का ना होता तो शायद हम जीएसटी को कहीं और देखते। मैं ना विपक्ष पे इल्जाम लगा रहा हूं ना पक्ष पे इल्जाम लगा रहा हूं, क्योंकि आपको सबकी सहमति चाहिए होती है। आप कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते हैं। बहुत बड़े हॉल में आपको कोहली साहब, कोहली साहब, मेरा हालांकि मेरी राय थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ता था तो वहाँ पे मैक्लीलैंड की एक थ्योरी होती थी। वो कहते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सिस्टम को अगर इवॉल्व होना है तो उनकी टेंशन थ्योरी थी कि जब तक विवाद नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा तो इवॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे विपक्ष की भूमिका को भी सकारात्मक तरीके से देखता हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल तड़का हो, लेकिन इससे कई बार कह सकते हैं एक चेक एंड बैलेंस बना रहता है। इसके लिए मैं जाऊँगा, डॉक्टर अंशुल साहब हमारे साथ हैं। हाँ। लक्ष्मण सिर्फ 10 सेकंड में कहना चाह रहा था, पॉलिटिकल तड़का हो अच्छी बात है, मैं आपकी थ्योरी से इनकार नहीं करता, पर इससे जो प्रोसेस स्लो डाउन होता है, जैसे कुछ निर्णय इस मीटिंग में नहीं हो पाए, पिछली में नहीं हो पाए, अगली पे टल गए, अब किस वजह से टले हैं ये हमारे सारे वित्त मंत्री जो है वो जानते हैं। तो मुझे लगता है वो तड़का उसको स्लो डाउन करता है। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं उस प्रोसेस को स्लो होने की बात कर रहा था। ठीक, समझ गया, आपकी बात को मैंने समझ गया। अभिजीत अंशुल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, आपने कहा कि जीएसटी जब कॉन्सेप्ट के तौर पर आया तो बीजेपी ने जल्दीबाजी में लॉन्च किया,
उसमें बेसिक कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, लेकिन अब तो लागू हो गया, 7.5 साल हो चुके हैं। अब तो विपक्ष एक रचनात्मक भूमिका निभाए कि जो भी चीज़ें उसको ठीक किया जाए। जीएसटी काउंसिल में जैसे कि रेट रैशनलाइजेशन एक बड़ा मुद्दा है, तो उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। इस पर आप लोग क्यों नहीं बहुत आगे बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हैं? ये तो जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की और भाजपा की तो है नहीं। लक्ष्मण भाई, ये तो हमने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा था कि इसका भारी संशोधन होना चाहिए। इसका जो प्रकार है, इसका जो रूप है, इसको बिल्कुल बदलना चाहिए। यहाँ पर आपके 10वें इतने सारे जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कौन सा रैशनलाइजेशन है ये? कौन सा? अब ये तो और जटिल होता जा रहा है, ये तो और समस्या पैदा करता जा रहा है और परेशानी पैदा करता जा रहा है और उलझता जा रहा है। तो कहाँ पर समस्या का समाधान हो रहा है? और जहां तक जीएसटी काउंसिल की बात आई, बहुत सारी बातें हैं कि कैसे अड़चने पैदा होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल में जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री उसका संचालन करती हैं, वहां पर तो विवाद और यहां पर सहमति की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। वहां तो विवाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो भी हमारी शंकाएं होती हैं, वो तो बिल्कुल नजरअंदाज की जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जीएसटी जब से लागू हुआ, अब से आप तक, जब सब जीएसटी की मीटिंग हुई, इसके बाद हमने सीधा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या फिर कोई टिप्पणी आई कि क्यों हमारी बात कोई सुनी नहीं गई, और यहीं पर ऐसे ही चलता जा रहा है। और आप देखिए हमारे जो टिप्पणी आती है, हमारे जो कमेंट्स आते हैं, हमारा जो वक्तव्य होता है, उसमें गौर करिए कि किस तरह से हमारे जो सुझाव हैं वो बिल्कुल नजरअंदाज किए जाते हैं। तो अगर जब सुझाव नजरअंदाज किए जाते हैं, जब आप जीएसटी काउंसिल को जैसे संसद चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, क्योंकि तासीर तो वही है ना, वो तबीयत तो वही है, तो वैसे ही चलाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो ये कह रहे हैं, बार बार ये मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अंशुल जी थोड़ा सा आपकी राय से थोड़ा सा मैं इत्तेफाक रखूंगा कि ये ऐसा होता नहीं है। जीएसटी काउंसिल मैंने भी काफ़ी कवर किया है कि जब भी कोई स्टेट ऑब्जेक्शन किसी प्रपोजल पर रेज करता है, उठाता है, तो उनके दिक्कतों को, उनकी शंकाओं को दूर किया जाता है। अगर बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा ही रह जाता है तो फिर वो फैसला होता नहीं है। बहुत कम, शायद एक आध मौके ही आए हैं जब वोटिंग तक की नौबत आ गई है। लेकिन जैसे कि अब एटीएफ का मामला ही लीजिए, पिछले जीएसटी काउंसिल में यह था कि एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, वो लंबी चर्चा हुई, लेकिन कई राज्यों ने विरोध किया तो नहीं हो पाया। अब एटीएफ से बहुत ज़्यादा राज्यों को लेना देना होता नहीं है, तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ना चाहिए, बजाय कि हम रोक के बैठे रहें। थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो शायद सबके हित में होगा, आपका संकल्प पत्र भी पूरा होगा। वो तो बिल्कुल हम मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन एक ही तरीका है। जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, और ये जो गरीब आदमी पे जो बोझ पड़ रहा है, और एक तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पे एक बार है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था की हमारी क्या स्थिति है आज, बिल्कुल नकारात्मक है। जितने भी आंकड़े आ रहे हैं सारे नकारात्मक है, न उत्पाद है, न मांग है, न आगे बढ़ रही है, न जीडीपी है, न Q2 रिजल्ट्स देख लीजिए। जहां अलग से आते हैं अंशुल जी, वो हम लोग विषय से भटक जाएंगे, क्योंकि जीएसटी अपने आप में इतना लंबा, इतना बड़ा विषय है कि उसी पे हम लोग समेट लें इस शो में, वही बड़ी बात होगी। अंशुल जी, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि छोड़ दीजिए ना ये सब चीज़ें, क्यों इसके पीछे आप जीएसटी काउंसिल पड़ी रहती है, वित्त मंत्री साहिबा पड़ी रहती हैं कि पॉपकॉर्न नमकीन पे इतना रहेगा, शुगर कोटेड पे इतना रहेगा, सेकंड ईवी गाड़ियाँ आएंगे तो इतना रहेगा। ये सब इंटरनल अधिकारी लोगों को करने दीजिए। आप लोग पूरा एफर्ट लगा दीजिए कि जीएसटी को जो नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म करना है, जो उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो सपना देखा था, उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए। क्यों ये सब छोटी मोटी चीज़ों पड़े रहते हैं, उसमें नाम कम बदनाम ज़्यादा होता है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, हमें ये समझना चाहिए कि कौन इसके पीछे पड़ रहा है। अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो मैं तो उसका जवाब तो दूंगा ही, और उसमें मैं सच्चाई झूठ मूठ बोल दूं तो वो भी बात नहीं है। पहली बात ये है कि ये रूल क्लैरिफिकेशन है, ये कोई नया स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर दिया कि सरकार ने कह दिया कि पॉपकॉर्न पे वही करो क्लैरिफिकेशन। आप क्यों चेंज, आप क्लैरिफिकेशन का मुद्दा आया काउंसिल में, तभी तो इतना ज्यादा बवाल मचा। छोड़ देते, अधिकारियों के स्तर पे क्लैरिफिकेशन जाने देते। अपोजिशन का जो हाल है इस वक्त, बिना समझे लोग जो बातें करते हैं अर्थव्यवस्था पे, अब ये कह रहे हैं 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, 3री पे बन रहा है, और इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। पूरा विश्व आज, तभी तो ये हाल है। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए, आपको मैंने सुन तो लिया, आपका ज्ञान डॉक्टर साहब मैंने बहुत सुना, तो मुझे सुन लीजिए, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए ज्ञान। नहीं बिल्कुल ना, हम भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बिल्कुल, तो पूरा विश्व इस बात को मान रहा है
कि विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमारे रिजर्व बढ़ गए, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। हमारे जिस फिस्कल डेफिसिट को हमने कंट्रोल कर लिया है। इन्फ्लेशन जो एक बार डबल डिजिट में था वो आज 5 से नीचे है। तो तेजी से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन बन रहा है, टैक्स कलेक्शन रिड्यूस कर दिया, ये कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, और हमने इंडिविजुअल टैक्स भी कम कर दिया, कॉर्पोरेट भी कर दिया, उसके बाद भी 16% टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। जीएसटी का कलेक्शन हर महीने बढ़ता जा रहा है, और एक एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स एक समय 25 से 30% था, आज 13 टैक्स जो 25 से 30% थे पहले, आज वो 11.6% एवरेज टैक्सेशन जीएसटी के अंदर आ रहा है। तो अगर आंख बंद करके आप कहोगे कि मैं तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ, आंख सोते रहिए। देश तो आगे बढ़ गया है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश हमारे साथ है। और आप इस तरह की अगर अनर्गल बातें करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी नहीं गोपाल जी, ये अनर्गल बातें हमारे शो में होती नहीं है, और सब लोग काफी जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, तो की उन बात लोग कर रहा हूँ। नहीं मैं हमारे सारे प्रवक्ता जो है, सारे प्रवक्ता भी और कांग्रेस तो फिर प्रवक्ता आप भी बताओ कोशिश ना, किए हैं कि नहीं तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई? अरे इनके समय मैं क्या आपको था? उदाहरण देता हूँ फिर। मैंने नहीं, आपके सारे आंकड़े को ठीक है, उदाहरण ऐसा करते हैं गोपाल जी और अंशुल जी, थोड़े से समय हमारे पास एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा एक सर्वे है जो जीएसटी को लेकर किया गया था डेलॉयट की तरफ से। उसमें 2022 में कहा गया था कि जीएसटी के परसेप्शन को लेके 59% लोग पॉजिटिव थे, 2023 में 72% लोग पॉजिटिव हुए, परसेप्शन पॉजिटिव माना, और 2024 में 84% लोगों ने कहा कि जीएसटी वाकई अच्छा है, ऐसा परसेप्शन बेहतर होता जा रहा है। लेकिन इसी सर्वे का एक दूसरा हिस्सा है दूसरा हिस्सा ये है कि कई सारे सुधार की मांग की गई जो इस सर्वे में कहा गया है, उस पर चर्चा करेंगे।